Hey guys, welcome to Law and More. This is Chandni Malhotra, and in the previous video I've already started with you fundamental rights topic. So what I told you already is fundamental rights, they fall under part 3 of the Constitution, and the articles which are involved is starting from article 12 up till article 35. मैंने आपको ये भी बताया था कि फंडामेंटल राइट्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे. एक आर्टिकल 12 समझेंगे जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आर्टिकल 13 जिसको हम आज समझेंगे, एंड फंडामेंटल राइट जो कि आपके आर्टिकल 14 ऑनवर्ड्स दिए गए हैं टिल आर्टिकल 35. तो हमने आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन ऑलरेडी समझ ली कि स्टेट जो है क्या क्या एंटिटीज़ को, अथॉरिटीज़ को हम स्टेट बोल सकते हैं. वो हमने क्यों समझा था, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दिए गए हैं आप उसको किसके अगेंस्ट इन्फोर्स कराओगे, तो आपको पता होना चाहिए. तो किसके अगेंस्ट इन्फोर्स कराते हो, स्टेट या जो भी अथॉरिटीज़, लोकल या अदर अथॉरिटी जो स्टेट की डेफिनेशन अंडर आर्टिकल 12 में फॉल कर रही है. अब हम आर्टिकल 13 क्यों पढ़ रहे हैं. आर्टिकल 13 आपको ये बताता है कि जो आर्टिकल 12 में जो स्टेट है वो ऐसा क्या करती है, उसके ऐसे कौन से एक्शंस है जिसके अगेंस्ट आप अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए हाई कोर्ट में जाते हो अंडर आर्टिकल 226 या आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो अंडर आर्टिकल 32. सो आर्टिकल 13 में बेसिकली 4 क्लॉजेज हैं, हम पढ़ते हैं. उससे पहले एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आया है. इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बट सम पीपल दे माइट गेट कंफ्यूज्ड विद इट, which even I used to when I was a law student, that which provision under part 3 या question आ सकता है which provision in the constitution provides for the power of judicial review. तो जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है सुप्रीम कोर्ट की कि वो किसी भी स्टेट के लॉ को या पार्लियामेंट के लॉ को पढ़ सकता है, चेक कर सकता है कि क्या ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है या उससे कंसिस्टेंट है. तो ये कोर्ट की जो पावर होती है हम इसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं. तो कौन सा आर्टिकल ये पावर देता है. सो द आंसर इज आर्टिकल 13. अब हम आर्टिकल 13 समझते हैं. आर्टिकल 13(1) टॉक्स अबाउट प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ. आर्टिकल 13 क्लॉज 2 टॉक्स अबाउट पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एंड 3 and 4 फिर हम करते हैं. अब ये प्री कॉन्स्टिट्यू पोस्ट कॉन्स्टी का मतलब क्या है. प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज वो लॉज हैं जो संविधान के कमेंस, कब हुआ था कमेंस, 26 जनवरी 1950. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कमेंसमेंट से पहले जो कानून ऑलरेडी फोर्स में थे वो हो गए प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज. पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कौन से हो गए, 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ने इंडिया में लॉज बनाए वो हो गए पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज. अब दोनों के लिए सेम बात बोलता है आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 and 2. वो ये बोलता है चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो चाहे वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो, अगर ये दोनों फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है या टकराव में, देयर इज अ टसल, तो वो जो है जो पहले वाला कानून है वो फंडामेंटल राइट्स को या तो एवरेज कर रहा है, उसका स्कोप कम कर रहा है, या उसके इनकंसिस्टेंट है या उसके अगेंस्ट है, तो वो जो भी कानून होता है वो वॉइड है, इट इज़ नॉट वैलिड. सो आर्टिकल 13(1) नाउ आई एम गोइंग टू से दैट फॉर यू. So any pre-constitutional law which was already there in force before the passing of the or the commencement of the constitution, but to the extent that it is inconsistent with the fundamental rights, it is void. उस हद तक. अब इसका मतलब हमें समझना होगा to the extent. For example, संविधान के आने से पहले एक एक्ट था जिसमें 20 सेक्शंस थे. अब उसके 4 सेक्शंस ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट है, लेकिन जो बाकी 16 सेक्शंस है उसके वो कंसिस्टेंट है. तो ये जो पूरा का पूरा एक्ट है वो वॉइड नहीं हो जाएगा, सिर्फ उसके जो 4 सेक्शंस हैं वो ही वॉइड होंगे. बाकी जो उसके 16 सेक्शंस है वो तो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के साथ कंसिस्टेंट है तो वो वैलिड रहेंगे. ठीक है. सिमिलरली 13(2) में भी देखेंगे कि अगर संविधान आने के बाद, पहली बात तो स्टेट ऐसा कोई कानून बनाएगा ही नहीं जो कि फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हो, लेकिन अगर बना भी दिया तो जब वो चैलेंज होगा तो कोर्ट क्या देखेगा कि क्या ये पूरा का पूरा लेजिस्लेशन, पीस ऑफ लेजिस्लेशन ही पार्ट 3 के वायलेटिव है या सिर्फ इसका कुछ पोर्शन है. तो जब अगर कुछ पर्टिकुलर पोर्शन या कुछ सेक्शंस ही हैं तो सिर्फ उसी हद तक वो जो कानून है वो इनकंसिस्टेंट होगा, वॉइड होगा. बाकी पूरा का पूरा कानून जो है वो वैलिड रहेगा, दैट विल बी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इफेक्टिव. ये जो मैंने आपको बताया कि कुछ पर्टिकुलर पोर्शन जो कि इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, सिर्फ उसी को अलग कर दिया जाएगा. इसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवियरेबिलिटी, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी भी बोलते हैं. ये क्या कहता है कि फंडामेंटल राइट्स एक फनल का काम कर रहे हैं, छन्नी का काम कर रहे हैं. तो जो चाहे संविधान के पहले का कानून हो या संविधान आने के बाद का कानून है, हमने उसको छन्नी में छाना. जिसने फंडामेंटल राइट्स का टेस्ट पास कर लिया वो तो वैलिड हो गया, जिसने पास नहीं किया तो वो जो प्रोविजंस है वो ऊपर ही रह जाएंगे. ठीक है. अब इसी से आता है दूसरा डॉक्ट्रिन, दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स. ये क्या बोलता है कि जो प्रोविजंस, चाहे वो प्री कॉन्स्टी लॉज हो चाहे वो पोस्ट कॉन्स्टी लॉज हो, जो प्रोविजंस
जो फंडामेंटल राइट्स का टेस्ट पास नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया फॉर एग्जाम्पल पहला जो एक एक्ट था उसके 16 सेक्शंस तो पास कर गए क्योंकि वो संविधान के पार्ट 3 के कंसिस्टेंट थे, 4 सेक्शंस रह गए। तो जो पास नहीं कर पा रहे टेस्ट, उनके ऊपर क्या है, एक्लिप्स लग जाता है, वो शैडो हो जाते हैं। मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि इनको डेड हो गए, इनको उठा के फेंक दो इस एक्ट से, वो नहीं होगा, वो वहीं रहेंगे, लेकिन वो ऑपरेटिव नहीं है, वो इफेक्टिव नहीं है, वो सिटीजन्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो सिटीजन ये नहीं बोल सकता कि भैया ये कानून आया है, इसके प्रोविजंस मेरे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो आप इनको हटा दो, तो वो दे आर नॉट वैलिड, वो डोमेंट स्टेट में हो गए, उसको शैडो कर दिया, उसको एक्लिप्स कर दिया गया। एक्लिप्स होता है ना, ग्रहण लग जाता है, तो बेसिकली दे आर जस्ट एक्लिप्स्ड। अब ये एक्लिप्स का डॉक्ट्रिन के पीछे का रैशनल क्या है? रैशनल बेसिकली ये है कि हो सकता है कि आज वो फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट है तो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, हमने उसको एक्लिप्स कर दिया। क्या पता कल को कोई ऐसी अमेंडमेंट आ जाए कि वो फंडामेंटल राइट्स से कंसिस्टेंट हो जाए, राइट? तो हमें दोबारा से कुछ ऐसा लेजिस्लेशन लाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, अभी इनको रहने देते हैं, इस्तेमाल में नहीं आएंगे, लेकिन लेट देम स्टे बिकॉज टुमारो दे मे बिकम इफेक्टिव। अब आप सोच रहे होगे कि अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कौन से कानून होते हैं जो पहले फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट है, बाद में कंसिस्टेंट हो गए। इसमें मैं आपको एक केस कराती हूँ एंड दिस केस इज वेरी फेमस ऑल्सो। जस्ट अ मोमेंट। सो द केस नेम इज कॉल्ड बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। बहुत ही फेमस केस है। इस केस में क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 13 का क्लॉज 1 एक कानून था, उसका नाम था बिरार मोटर एक्ट 1947। इस कानून के हिसाब से जो स्टेट है उसके पास राइट था कि वो पूरा का पूरा मोटर व्हीकल्स का बिजनेस जो है मोनोपोलाइज कर ले। तो स्टेट ने ऐसा कर लिया था। अब ये वाला जो बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट कर पा रहा था। 1947 ऑनवर्ड्स ये प्रैक्टिस चल रही थी। अब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 19(1)(g, so it's a fundamental freedom to carry on excuse me any trade or any business or profession। तो जो लोग कह रहे थे तुम्हारा फंडामेंटल राइट है हम कुछ भी काम करें, लेकिन इस एक्ट के हिसाब से ये वाला काम तो सिर्फ और सिर्फ स्टेट कर सकती है। तो जब ये वाला लेजिस्लेशन प्री कॉन्स्टी लॉ इस पर्टिकुलर केस में चैलेंज हुआ तो कोर्ट ने बोला कि इसके वो प्रोविजंस जो फंडामेंटल राइट के 19(1)(g के अगेंस्ट है, उनको कोर्ट ने बोला कि ये तो वॉइड है। तो उस समय के लिए वो प्रोविजंस एक्लिप्स हो गए थे। अब आप देखो कि कुछ समय के बाद वो दोबारा कैसे एक्टिव हो गए। चलो अभी तो ये आपके फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ कैरिंग ऑन ट्रेड के अगेंस्ट है। कुछ समय के बाद 19 क्लॉज 2 जिसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं 19(2) ऑनवर्ड्स, तो 19(6) जिसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं आपका फंडामेंटल फ्रीडम 19(1)(g) वाला। तो 19(1)(g) जो आपको कह रहा है कि आपका फंडामेंटल फ्रीडम है ट्रेड बिजनेस का, 19(6) कहता है लेकिन ये जो आपका फ्रीडम है इट इज सब्जेक्ट टू दीज मेनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। उसमें एक चीज़ ऐड कर दी गई कि स्टेट को जब भी लगता है कि कोई पर्टिकुलर बिजनेस सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट को ही करना चाहिए, उसकी कंप्लीट ओनरशिप बेसिकली कंप्लीट मोनोपोली स्टेट के हाथ में हो सकती है, तो स्टेट कैन डू इट। तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मानी जाएगी आपके फंडामेंटल राइट पे, वो कोई आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होगा। तो अगर हम अब उसको वापस इस एक्ट पे लेकर जाएं तो जो स्टेट का मोनोपोली का राइट था मोटर व्हीकल बिजनेस पे, वो कहीं ना कहीं वैलिड हो गया। तो वही प्रोविजंस इसके जो पहले एक्लिप्स हो गए थे क्योंकि वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट थे, अब वो दोबारा से क्या हो गए, अलाइव हो गए। दैट इज वाई वी डू एक्लिप्स ऑल्सो। सो दिस इज वन केस। देयर इज अनदर केस विच यू शुड नो, दैट इज कॉल्ड अंबिका मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जो प्रोविजंस हमने फिल्टर कर दिए कि भैया वो फंडामेंटल राइट का टेस्ट पास नहीं कर रहे, हमने उनको सीवियर कर दिया, तो जो ऊपर वाले प्रोविजंस है वो एक्लिप्स हो गए, लेकिन वो फिर भी कानून में रहते हैं और सिटीजन्स उनको एनफोर्स नहीं करा सकते। नाउ व्हाट अबाउट नॉन सिटीजन्स, व्हाट अबाउट द कंपनीज, क्योंकि फंडामेंटल राइट जिनको दिए ही नहीं गए तो उनके लिए जो एक्लिप्स प्रोविजन है वो अब भी काम करेंगे। तो मैं एक सिटीजन हूँ, एक कानून के कुछ प्रोविजंस क्योंकि वो पार्ट 3 के अगेंस्ट थे, अब वो मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, वो एक्लिप्स हो गए। लेकिन अगर कोई कंपनी है उसको तो वो फंडामेंटल राइट अवेलेबल ही नहीं है, तो वो जो प्रोविजंस है वो उस कंपनी के लिए एक्लिप्स नहीं हुए। सिमिलरली कोई नॉन सिटीजन है उसके लिए भी वो प्रोविजन चाहे वो पार्ट 3 के अगेंस्ट है वो तब भी वैलिड है। सो दिस वॉज हेल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस दैट दोज एक्लिप्स प्रोविजन इवन दो दे आर इन contravention to part 3, they are still valid for non-citizens, for the companies, etc. Okay, I hope you understood this. अब हम करते हैं last clause, last two clauses which is 13(3) and 13(4). 1 and 2 I hope आपको समझ में आ गया along with the two doctrines. 13(3) it's a very good provision. It वाइडन्स द स्कोप ऑफ द टर्म लॉ। तो हमने 1 और 2 क्लॉज में जो लॉ शब्द इस्तेमाल किया है कि स्टेट कोई भी अगर लॉ बनाता है तो पार्ट 3 के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अब ये लॉ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मान लो कि एग्जीक्यूटिव ने कुछ ऑर्डर पास कर दिया, कोई सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशन
सो इफ इट्स जस्ट अ रूल, से जस्ट अ रेगुलेशन, जस्ट अ बाय लॉ, जो एक एक्ट नहीं है, वो पूरा अपने आप में स्टैचूट नहीं है, क्या पता वो एक प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास करी हो या गवर्नर ने एक ऑर्डिनेंस पास की हो, और अगर ऐसा कोई रूल, रेगुलेशन, बाय लॉ या ऑर्डिनेंस आता है जो कि आपको फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट 3 को कॉन्ट्रावीन करता है, उसको एब्रिज करता है, तो क्या आप उसके अगेंस्ट भी फंडामेंटल राइट्स को कोर्ट में इन्फोर्स करा सकते हो? येस. सो द आंसर इज येस, गिवन अंडर 13 का क्लॉज 3. इट सेज लॉ डज नॉट ओनली मीन एन एक्ट और अ स्टैट्यूट पास बाय द पार्लियामेंट, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स even the pettiest of the thing which has the force of law. It could be a simple notice, order, circular, rules, bylaws and ordinances. अब इससे देख लेते हैं ordinance क्या होता है, which is another topic. तो under article 123 President of India and under article 213 the governor of the state, they've got the power to proclaim, not to proclaim, to issue ordinances. Ordinance होता क्या है बेसिकली? इट्स लाइक अ टेम्पररी लॉ. तो अगर इसका कंडीशन क्या होती है कि अगर उस वक्त आपका जो लेजिस्लेचर है वो सेशन में नहीं है और पार्लियामेंट को या गवर्नर को ऐसा लगता है कि देयर इज अ नीड, देयर इज सम अर्जेंट नीड टू हैव अ पर्टिकुलर लॉ इन फोर्स, तो वो लेजिस्लेचर का वेट नहीं करेगा कि वो सेशन में आए, वो एक टेम्पररी लॉ ले आएगा. दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेंस. ओके. सो आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 में इवन एक ऑर्डिनेंस इंक्लूडेड है. तो अगर एक ऑर्डिनेंस भी पार्ट 3 को वायलेट करती है, आप इसके अगेंस्ट भी कोर्ट में जा सकते हो. अब लास्ट क्लॉज इज क्लॉज 4. अब जो क्लॉज 4 है वो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था. अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं, ये है क्या. तो हमें तो पता लग गया कि लॉ में बहुत सारी चीज़ें आ गई जिसके अगेंस्ट हम कोर्ट में जा सकते हैं ना. व्हाट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? क्योंकि जब संविधान में एक अमेंडमेंट हो जाती है, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब मान लो कोई अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुई, वो संविधान का पार्ट बन गया. अब वो पर्टिकुलर जो अमेंडमेंट है वो आपके पार्ट 3 को वॉयलेट करिए, आपके पार्ट 3 में कोई फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो आप उसके अगेंस्ट भी क्या कोर्ट में जा सकते हो? क्या उस अमेंडमेंट की डेफिनेशन भी 13 क्लॉज 3 में आएगी? Think about it. So there have been a lot of controversy. Of course, it has not been an easy thing. I'll give you a simple example. So it happened actually. So the Supreme Court actually confronted such a case right after the first amendment was introduced by the Parliament. So it's like post 1950, our government had agrarian reforms basically at the priority. So Pandit Jawaharlal Nehru, he basically wanted agriculture of India to flourish, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे laws पास करे. तो in pursuance of that, part 3 में article 31A capital A and 31B they were introduced. अब वो basically थे क्या provisions? 31A ने ये basically ये बोला था कि अगर कोई भी agrarian reform लाने के लिए सरकार कोई कानून पास करती है तो फंडामेंटल राइट जो है उसके पर्व्यू से बाहर है. तो अगर वो कानून आपके फंडामेंटल राइट्स के इनकन्सिस्टेंट भी हैं, डजेंट मैटर, यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट अगेंस्ट देम. सो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स उसमें एप्लीकेबल ही नहीं है. तो एक तरफ तो हमने पूरा पार्ट 3 दे दिया जो हम कह रहे हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है, सो एंड सो हमारा मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स, बट नाउ दिस 31 ने उसने उसका पूरा इफेक्ट ही डाइल्यूट कर दिया. 31B वो तो उसका भी प्योर था. उसने क्या बोला कि अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऐसे कोई भी एग्रेरियन या एग्रीकल्चरल रिफॉर्म वाले कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बोल देता है, तो अगर उसी पर्टिकुलर लेजिस्लेशन को आप 9th शेड्यूल में ऐड कर देते हो. संविधान में 9th शेड्यूल, इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था सिर्फ 8 ही शेड्यूल थे, बाद में 9th शेड्यूल बना दिया गया. तो अगर 9th शेड्यूल में ऐड कर देते हो तो वो बाद में वो वाला कानून कोर्ट में चैलेंज ही नहीं हो सकता, चाहे आप बोलो पार्ट 3 के अगेंस्ट है, किसी भी चीज़ के अगेंस्ट है. तो इट वाज लाइक अ ड्रैकोनियन थिंग. अब इस प्रकार की अमेंडमेंट, वो तो फर्स्ट अमेंडमेंट थी, अगर मान लो ऐसी और अमेंडमेंट्स आती ही जाती और हम बोल रहे हैं कि 13(3) में लॉ के डेफिनेशन में ही नहीं आती, तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती जा रही है. तो व्हाट वाज द पॉइंट गिविंग सो मेनी फंडामेंटल राइट्स? जब आप पार्लियामेंट को इतना एम्पावर कर रहे हो कि आप अमेंडमेंट्स लाओ और हमारे फंडामेंटल राइट्स को कम करते ही जाओ या काटते ही जाओ. सो इट वॉज बेसिकली चैलेंज. जो पहला केस था दैट वॉज शंकरी प्रसाद, लेकिन शंकरी प्रसाद जो था उस टाइम सुप्रीम कोर्ट का इतना लिबरल व्यू नहीं था. सुप्रीम कोर्ट ने बोला था पार्लियामेंट कैन अमेंड, और जो पार्लियामेंट की जो अमेंडमेंट होती है इस प्रकार की जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट भी है, तो कोर्ट में आप उसको जुडिशियल रिव्यू के लिए लेकर नहीं जा सकते. लेकिन ऑफकोर्स विद टाइम जो है चीज़ें चेंज होती गई. ओल्गा टेलिस का जब तक केस नहीं आया, नॉट ओल्गा टेलिस, इट वॉज IC गोलकनाथ, आई एम सो सॉरी, यस इट वाज IC गोलकनाथ. वहाँ पर जाके सुप्रीम कोर्ट ने एक डिफरेंट व्यू लिया. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आर्टिकल 13 में कवर होंगी. तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही है जो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है,
तो आप उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अगेंस्ट भी कोर्ट में जा सकते हो। ये तो व्यू था सुप्रीम कोर्ट का इन IC गोलकनाथ केस, बट इन द मीन टाइम already 13 clause 4 was added by the Indira Gandhi government, so it was by virtue of the 24th amendment in the year 1971. I request you to kindly note it down for the exam purpose. So by virtue of this amendment बहुत ही क्लियर कर दिया गया था, बिकॉज इंदिरा गांधी उस टाइम शासन कर रही थी। तो अगर आपको थोड़ा सा पॉलिटिकली भी इफ यू आर स्ट्रॉन्ग, यू नो विच पर्टिकुलर पार्टी वाज रूलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप काफ़ी उसका अनुमान लगा सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम किस टाइप की अमेंडमेंट्स आ रही थी, क्या उनको अपहोल्ड किया गया था, नहीं। सो बिकॉज यू नो इट ऑल गोज हैंड इन हैंड। Okay, moving forward, so 1971 में by virtue of the 24th amendment, Indira Gandhi government had introduced clause 4 which clearly said that any constitutional amendment is not covered. तो जो 13(3) में जो लॉज हैं जिनके अगेंस्ट आप फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स करा सकते हो क्योंकि वो फंडामेंटल राइट के इनकन्सिस्टेंट है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्लूडेड नहीं होगी। पर अगर ऐसा है तो आज तक भी आप अगर नोटिस करेंगे तो जो भी अमेंडमेंट आती है वो कोर्ट में कहीं ना कहीं चैलेंज हो जाती है। तो वो कैसे चैलेंज होती है? बिकॉज 13(4) के हिसाब से नाउ देयर इज अ बार दैट यू कैन नॉट चैलेंज इट। सो हियर कम्स टू द रेस्क्यू द फेमस केस केशवानंदा भारती केस अगेन, which was argued by one of my favorite advocates, नानी पालकीवाला. So he had argued beautifully और कोर्ट ने ये बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर से तो आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर वो आपके संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, इन दैट केस येस यू कैन take it for judicial review. It can always be challenged in the Supreme Court under Article 32 and High Courts under Article 226. So that's about these 4 clauses. I hope you've understood that one is pre-consti laws, second is post-consti laws. दोनों में हमने 2 डॉक्ट्रीन्स करें, डॉक्ट्रीन ऑफ एक्लिप्स की कुछ प्रोविजंस जो पार्ट 3 के इनकन्सिस्टेंट है वो शैडो हो जाते हैं, लेकिन वो नॉन सिटीजन्स के अगेंस्ट और कंपनीज के अगेंस्ट वर्केबल है, जो कि अंबिका पिल्लई केस में बोला गया था। और सीवियरेबिलिटी जिसमें जो प्रोविजंस कंसिस्टेंट हैं वो सीवियर, वो उनको आप अलग कर दो बाकी प्रोविजन से और दे आर एज इट इज़ वैलिड। सो ये हमने कर लिया। 13(3) में हमने किया कि लॉज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, 4 में हमने किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं आती फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 13। अब 1-2 केस मैं आपको करा देती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर योर UGC नेट एग्जाम, जो पहले आया भी हुआ है। सो द केस इज ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी। So this is again I would like to give an example first. As I told you कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवर में मेरी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बन गई, so now that provision becomes valid again. So I hope I made my point clearer. And then the अंबिका मिल्स केस, इसमें हुआ क्या था? तो अंबिका मिल्स जो केस है वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, इसमें बेसिकली ये बोला था कि जो प्रोविजंस आपने बोला कि बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स वो प्रोविजंस एक्लिप्स हो गए क्योंकि वो फनल ऑफ फंडामेंटल राइट्स पास नहीं कर पाए थे, तो वो जो प्रोविजंस हैं वो सिटीजन्स के अगेंस्ट डेफिनेटली काम नहीं कर रहे क्योंकि वो उनके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, but they are still applicable against the non-citizens and the companies. तो मैं इस कंट्री की सिटीजन हूँ, एक कानून के कुछ प्रोविजंस जो हैं वो मेरे फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर रहे थे, तो वो एक्लिप्स हो गए हैं। जुडिशरी ने बोल दिया कि ये भैया ये आपके पार्टी से इनवैलिड है, तो वो प्रोविजंस अब एक्लिप्स हो गए हैं और मैं और बाकी सब सिटीजन्स के अगेंस्ट वो प्रोविजंस काम नहीं करेंगे। लेकिन जो नॉन सिटीजन्स हैं जिनको फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड ही नहीं है, गारंटीड ही नहीं है, जो कंपनीज हैं जिनको पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए ही नहीं गए हैं, उनके लिए वो प्रोविजंस एक्लिप्स नहीं हुए, दे आर स्टिल applicable on them. So this was held in the Ambika Mills case. There's another very famous case that you should know is A.K. Gopalan case. A.K. Gopalan versus State of Madras. इस केस में क्या हुआ था? There was this act called the Preventive Detention Act. इसका जो section 14 था उसमें क्या था कि अगर कोई भी इंसान preventive detention के लिए अरेस्ट होता है तो जब वो कोर्ट में उसको लेकर जाएंगे तो अपने preventive detention के grounds disclose नहीं कर सकता, उसके पास राइट ही नहीं है कि वो जज को बोले कि भाई मुझे क्यों इन्होंने अरेस्ट किया। सो कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद ये जो सेक्शन इसका 14 था, इट बिकेम इनकन्सिस्टेंट विद पार्ट 3, बिकेम विद द फंडामेंटल राइट्स। तो कोर्ट ने क्या किया, इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी लगा के सेक्शन 14 को अलग कर दिया और बोला उसके अलावा ये पूरा जो कानून है ये वैलिड है।
उसके अलावा अगर हम देखें डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को, तो पूरा का पूरा कानून वैलिड, लेकिन जो सेक्शन 14 था उसको एक्लिप्स कर दिया गया है. ओके, सो विद दिस आई एम with Article 13 as well. So for now we've done Article 12 and 13. Now in the upcoming video I'm going to cover all the fundamental rights in one go. So my strategy would be that I would be telling you most of the important judgments which can come in the paper, so that you can actually do the correct answer and get good marks. So if you've liked the video, please hit on the like button, share my video, subscribe to my channel.